देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का एचसीएस में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को एक पैसेज दिया रहता है। और उस पैसेज का, जैसे ये रहा एक पैसेज, ओके, और इस पैसेज का आपको व्याख्या करना होता है। फाइन। व्याख्या भी करना होता है। एक तो व्याख्या वाला पैसेज एक अलग आता है, वो अलग चीज है। मैं यहाँ पर बता रही, एक पैसेज दिया रहता है जैसे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्पिटिशन और वैसे, और उसमें आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं। मगर एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का भी आता है जो यूपीपीसीएस में ज्यादा आता है, देखने को मिलता है, मगर हरियाणा में भी देखने को मिलता है। देखो एचसीएस 2023 में आपका इस तरह से अंडरलाइनिंग कर दिया जाएगा और पूछेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ओके। तो पहला क्वेश्चन शीर्षक वाला हमेशा होता है, जो 2 मार्क्स का होता है, और फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये मतलब टोटल 10 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से अब देखिए स्टूडेंट्स, आप आंसर कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। मगर किस ढंग से आंसर कर रहे हैं ना, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो अब आप देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। रेखांकित जो लाइंस है ना, वो 1 और 2, दो है। हो सकता है कि आपके किसी एग्जाम में या इस वाले एग्जाम में 3 लाइंस हो जो रेखांकित हो। आपको तीनों को आपको उसका व्याख्या करना है, राइट। तो अब आप लोग किस तरह से, देखो, एक तो आंसर लिखना, दूसरा किस ढंग से आंसर लिख रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका आंसर लिखने का प्रेजेंटेशन सही नहीं है, चाहे आपने कितना भी अच्छा कंटेंट दिया हो, प्रॉब्लम है। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो ना, ये मेरी राइटिंग है। मेरी राइटिंग खराब है, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो हिंदी की हो, बकायदा खराब राइटिंग है। और इसी खराब राइटिंग में मैंने अपने पूरा का पूरा मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। और ये चीज है कि मुझे शुरुआत में ही स्कूल के टीचर्स ने ही मुझे कह दिया था कि राइटिंग आपकी बहुत गंदी है, पता नहीं पास भी हो गई, मतलब एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा। ये चीज मेरे दिमाग में थी, तो कम से कम मैंने क्या किया कि भाई मैं खुला खुला लिखूं, लेटर्स को थोड़ा सा ढंग से लिख दूं। राइटिंग तो बहुत ही खराब है। ओके। प्रेजेंटेशन अच्छे से करूं। अब कैसे प्रेजेंटेशन अच्छा किया? पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दीजिए। शीर्षक दिया, अंडरलाइन किया, और ये शीर्षक रहा। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंशों का व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश जो है हमारे पास दो है, तो कैसे लिखने का तरीका है? व्याख्या लिखा। सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर, कभी भी क्वेश्चन नंबर लाइन के अंदर नहीं दोगे, ये चीज ध्यान रखना है। ये यूपीएससी में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ये जो मार्जिन दिया है, जो भी आप कुछ लिखोगे वो मार्जिन के अंदर लिखोगे। मार्जिन, सॉरी मार्जिन, ये दो मार्जिन के अंदर लिखोगे, यहां पर नहीं लिखना है कुछ भी। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर, फिर व्याख्या दिया। व्याख्या के बाद सेकंड, और फिर क नंबरिंग नहीं किया गया है स्टूडेंट्स, मगर यहाँ पे दो आपका अलग अलग लाइंस है। तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे? तो आप खुद से नंबरिंग कर दो, ये क है, ये ख है। क हुआ, वह संसार के। अब देखो क्या करना है, हमेशा याद रखना, जब आप क नंबर कर दोगे उसके बाद रेखांकित अंश जो है उसका शुरुआत का 2-3 वर्ड्स लिखोगे। उसके बाद आप डॉट 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 करके दोगे, और फिर लास्ट का 2-3 वर्ड्स लिखोगे। साधन बनना चाहती है, जैसे वह संसार के समस्त डॉट 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 बनना चाहती है। अब ये डॉट डॉट को आप लोग ऐसे भी नहीं दोगे। ओके। ऐसे भी कोई कोई ऐसे वेवी लाइंस दे देते, वो भी नहीं दोगे। जब मैं कह रही हूं डॉट डॉट देना, तो आपको डॉट डॉट ही देना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ओके। फिर इसको डबल कोट्स में रखोगे। डबल कोट्स में रखने का मतलब ये है कि ये आपका लाइन नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप ससंदर्भ व्याख्या लिखोगे, उसको अंडरलाइन कर दो। फिर जो भी आपका ससंदर्भ व्याख्या है वो यहां पर आप लिख दोगे। उसके बाद अब होता क्या है कि ये जो शब्दार्थ और टिप्पणी है, ये एक्स्ट्रा है। ओके। अब जब भी आपका पद्यांश का व्याख्या आता है, आपका गद्यांश का भी व्याख्या आता है, आपका पद्यांश का भी व्याख्या आता है। तो व्याख्या का एक बहुत जबरदस्त फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है कि आपको, जैसे अगर पद्यांश का व्याख्या आया, कोई कवि ने कोई दोहा लिखा और पद्यांश का व्याख्या आया, तो उसमें आप लोगों का फॉर्मेट क्या है? आप लोगों को शुरुआत में प्रसंग लिखना है, फिर आपको शब्दार्थ लिखना है, फिर व्याख्या लिखना है, फिर विशेष लिखना है। ये फॉर्मेट है। वैसे ही जब आपका गद्यांश का व्याख्या आता है, तो उसमें भी फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या है? आपको ससंदर्भ व्याख्या लिखना है। कोई भी अगर आपको मुश्किल शब्द नजर आ रहे हैं, तो उसमें आपको
वो शब्द का आपको मीनिंग लिखना है और एक टिप्पणी लिख दो, बहुत अच्छा है। ओके, तो ये गद्यांश का व्याख्या है। अब क्या है, आपको एक पूरा पैसेज मिल रहा है, उसमें एक लाइन का व्याख्या करना है। तो क्या ये सब लिखना जरूरी है? गद्यांश में लिखना जरूरी है, पद्यांश में फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है। मगर ये क्वेश्चन उठता है कि अगर हम एक लाइन का अगर व्याख्या करते हैं तो ये फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है? नहीं फॉलो करना जरूरी है, आप सीधे ससंदर्भ व्याख्या लिख के आप कर सकते हो। मगर अगर ये फॉलो करते हो और अगर ये ससंदर्भ व्याख्या में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आपने ढंग से आपने नहीं लिखा है, तो कम से कम शब्दार्थ और टिप्पणी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो अगर आप लिख, और दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि एक रेखांकित वाले में आपने ससंदर्भ व्याख्या लिखा, शब्दार्थ लिखा, टिप्पणी लिखा, और दूसरे में सिर्फ आपने ससंदर्भ व्याख्या लिख दिया और शब्दार्थ लिख दिया और टिप्पणी नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शब्दार्थ सिर्फ ये दो लिख के छोड़ दो, सिर्फ ये दो लिख के छोड़ दो, आपको टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? व्याख्या करना पड़ेगा, ये तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मगर इन दोनों में आप दोनों रखना चाहो दोनों रखो, या एक रखना चाहो एक रखो। ये चीज समझ में आई? दूसरी चीज, अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्याख्या में हम क्या लिखें। अब जैसे मुझे आशीष का भी पेपर मिला था, तो उस जब उसने आंसर लिखा था व्याख्या में, तो उसने क्या किया था, सब कुछ को ना ज्यों का त्यों लिख दिया था, सब कुछ। ओके, ज्यों का त्यों लिख दिया, तो ज्यों का त्यों लिखने में फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए, ये वाला लाइन पढ़िए, वह संसार के, मैं पढ़ रही हूँ, वह संसार के समस्त व्यवहारिक और परमार्थिक ज्ञान विज्ञान यावत विषयों को करोड़ों आदमियों तक पहुंचाने का साधन बनना चाहती है। ये यहाँ पे वह कौन है, यहाँ पे हिंदी भाषा की बात किया जा रहा है कि हिंदी भाषा साधन बनना चाहती है, वो जनमानस तक पहुंचना चाहती है, ये बोल रहा है। ओके, अब मैंने यहाँ पे व्याख्या किया, हिंदी भाषा ऐसा सशक्त और व्यापक माध्यम बनना चाहती है जो संसार के समस्त ज्ञान, चाहे वह दैनिक जीवन से जुड़ा हो, व्यवहारिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक एवं दार्शनिक परमात्मिक ज्ञान, उसे सरल और प्रभावी रूप से करोड़ों लोग तक पहुंचा सके। अब देखो, सरल और प्रभाविक यूज से, तो यहां पर आप देख रहे हैं कहीं पर भी सरल और प्रभावी नहीं है, तो इलेबोरेट तो करना पड़ेगा ना। तो इलेबोरेट करने के लिए मैंने क्या किया, सरल और प्रभावी रूप तक। ओके, अब आपको इसको और समझाना है, तो समझाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई उदाहरण दे सकते हो, कोई महापुरुष का कोई अगर आपको कुछ याद आ रहा है वो आप बता सकते हो, आप रामायण भगवत गीता का कुछ आपको याद आ रहा है वो बता सकते हो। जैसे इसमें मैंने लिखा, जैसे रामायण और गीता जैसे ग्रंथ का हिंदी अनुवाद होने से सामान्य लोग भी उनका गहरा अर्थ समझ पाते हैं, वैसे ही हिंदी जटिल ज्ञान को सरल बना के, ये सारा ग्रंथ संस्कृत में लिखा है, तो अगर उसका हम अनुवाद कर दिए तो वो सब तक पहुंच सकती है। इसी तरह विज्ञान, दर्शन और जीवन से जुड़ा हर ज्ञान हिंदी के माध्यम से अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच सकता है। आप चाहो तो इसको और ऐड कर सकते हो। भारत में हिंदी भाषी बहुत ज्यादा लोग हैं, और गांव के लोगों को अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, सबसे ज्यादा भाषा कौन सी समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है। आप चाहो तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हो। तो एक तो आप इसका सरल रूप में मीनिंग बताओ, उसके बाद इसको और एग्जाम्पल के साथ आप इसको समझा सकते हो। फिर शब्दार्थ है। तो जब एक लाइन का व्याख्या आता है तो शब्दार्थ आप दो दे दो, काफी है, दो से ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, एक मत करना, दो दो, या तो फिर करो ही मत, या तो सिर्फ टिप्पणी लिख के छोड़ दो। अब टिप्पणी में क्या लिखोगे, यहाँ पर ये जो रेखांकित जो है लाइन, उसमें बताया जा रहा है हिंदी भाषा एज अ साधन यूज किया जा रहा है। तो हिंदी भाषा पे अगर आपको कोई भी कुछ भी महापुरुष का याद आ रहा है, कोई दोहा याद आ रहा है, तो आप वो लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का दोहा लिख दिया। अंडरस्टूड? वैसे यहाँ पर अंग्रेजी विषय, अब मैं इसको समझा देती हूँ, ये वाला अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए वह भी यह कार्य उस योग्यता के साथ इस देश में नहीं कर सकी जिस के साथ इंग्लैंड आदि देशों में वो करती है। यानी अगर हम सोचे अंग्रेजी भाषा साधन बन जाए पूरा ज्ञान जनमानस तक पहुंचाने का, तो ऐसा अंग्रेजी भाषा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, इसलिए भारत में उसका प्रभाव दक्षता के साथ ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकती। आपको दक्षता नहीं लिखना, मत लिखो, उसका प्रभाव या वो ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकती है।
जैसे वह इंग्लैंड जैसे अपने मूल देश में करती है, अर्थात भाषा के विदेशी होने के कारण यहाँ के आम लोग तक उतनी सहजता और व्यापकता से नहीं पहुंचती। जैसे डॉक्टर की पर्ची, अब मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे डॉक्टर की पर्ची अगर अंग्रेजी में हो तो गांव का सामान्य व्यक्ति उसे ठीक से नहीं समझ पाता, लेकिन वही जानकारी हिंदी में हो तो वो आसानी से समझ लेता है और उसका पालन कर पाता है। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। तो आप लोग एग्जाम्पल जरूर से दो। अब इस संदर्भ वाक्य में न तो मैंने शब्दार्थ लिखा न मैंने टिप्पणी लिखा, मगर लिखने से फायदा होगा। अगर इसमें उतना मार्क्स नहीं मिल रहा है तो एग्जामिनर बोलेगा अरे ये यहाँ पे ये लिखा है ना, तो वो मार्क्स दे देगा वो आपको। ये चीज ध्यान रखना। तो ये फॉर्मेट अगर एक सेंटेंस का व्याख्या में भी अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसमें कोई क्वेश्चन है? मैम जो ये टिप्पणी होगी मैम, जैसे हमें कोई कुछ मतलब टिप्पणी कैसे करेंगे? जैसे व्याख्या तो हम उसमें से समझ के जो हमें समझ में आएगा वो कर देंगे लाइन से, हम्म। लेकिन टिप्पणी में क्या लिखे? जैसे आपने यहाँ पे जैसे किसी का हाँ, कोट लिख रखा है, करेक्ट। हम कैसे मैम, अगर याद ना हो तो कोट हाँ, कुछ। याद ना हो तो मत लिखो, सिर्फ सतंदर्भ व्याख्या और शब्दार्थ लिख दो। कभी कभी ऐसा भी होता है, सपोज कोई अगर भगवत गीता का आपको कोई श्लोक याद है, ठीक है, तो हम्म। भगवत गीता का श्लोक भी आप लिख सकते हो अगर कोई याद है। कोई कुछ याद है क्या? कर्मेणेवा विधारस्य मा फलेषु तदाचनन, कर्म ही जीवन है, इस तरह से एक है। जो अगर आपने महाभारत देखी होगी ना, तो ये भगवत गीता का श्लोक आता है। ठीक है, अगर वो याद है तो लिखो, नहीं याद है मत लिखो। और ज्यादातर क्वेश्चन आप देखना साहित्य पे पूछा जाता है, हिंदी भाषा पे पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो मैंने दोहा का कलेक्शन दिया है ना, उसमें आप हम्म। देखना, कबीर के दोहा में मतलब ज्यादा गुरु का चर्चा है। ठीक है, तो हम्म। अगर बाई चांस आपका गुरु का आ गया और आपने कबीर का दोहा पढ़ा है, तो वो एक लाइन आप इसमें मेंशन कर सकते हो। यही है टिप्पणी। Okay. ओके। और मैं कैसे मैम, जैसे शब्दार्थ आपने बोला कि शब्दार्थ लिखना है, हम्म। जो हम व्याख्या लिखेंगे मैम वो तो सरल हिंदी हो गया, ऐसा कोई करेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड तो हम लेके नहीं आ पाएंगे मैम। करेक्ट, तो करेक्ट। उसमें शब्दार्थ में क्या लिखें मैम फिर? देखो, अब शब्दार्थ में यहां पर देखो, मैंने ये वाला मैंने वर्ड लिया है। अगर इसका आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता चल जाएगा। परम, संधि विच्छेद करोगे ना, परम सत्य। आप समझे? हाँ जी। कोई भी वर्ड हाँ हो ना, जी। उसका संधि विच्छेद करो। और हिंदी आपकी खुद की भाषा है, समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टूड? मैं कम से कम जो दो वर्ड ले लो। अब देखो मैं बताती, सपोज सपोज आपके पास मैंने ये लिया है, आप व्यवहारिक का मतलब आप मुझे बता दो। पता नहीं है, ठीक है, छोड़ो। बोलो। व्यवहारिक में जो ऐसे मतलब एक करेक्टर करेक्टर पर्सन, या नहीं, फिर जो नहीं, फॉलो करे नहीं। व्यवहारिक, तो ये मैम उसकी वो विशेषता बता रहे हैं ना, एक देखो, व्यवहारिक। सुनो। अच्छा, समस्त, चलो व्यवहारिक नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्त का मतलब क्या होता है? समस्त सभी। बस, तो इसका शब्दार्थ में लिख दो। साधन का मतलब क्या होता है? साधन में जैसे जो वस्तु उपयोग में लाई जाए, करेक्ट। रिसोर्स। हाँ, साधन बनना मत चाहती है। ठीक है मैम, जो लाइन होगी जो क्वेश्चन की जिसकी हमें व्याख्या हो, उसमें से शब्दार्थ उठाने, या फिर जो हम व्याख्या लिखेंगे अपने वर्ड में उसमें से? नहीं, जो लाइन है उसका शब्द निकालना है डियर। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये वाला है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसलिए वह यह कार्य उस योग्यता के साथ इस देश में नहीं कर जिसके साथ इंग्लैंड आदि देशों में करते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। तो एग्जामिनर को बेवकूफ मत बनाना। ठीक ठीक है। है। यहाँ का शब्दार्थ आप ठीक योग्यता या कार्य का शब्दार्थ लिखोगे तो आप, एग्जामिनर बहुत ऑफेंडेड फील करेगा कि मुझे बेवकूफ बना रहा है। देखो, कार्य का लिख रहा है, योग्यता का लिख रहा है, ये तो हमें भी पता है। समझ में आया? ये काम मत करना। अंडरस्टूड? है। ठीक है। ठीक है। तो ये ठीक है। व्याख्या में जब भी आपका ये फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, इसको फॉलो करो। ये फॉर्मेट है, इसको फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। मगर जरूरी, बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है जब एक लाइन का व्याख्या आता है। मगर जब पूरा आपको गद्यांश का व्याख्या लिखना होगा तो आपको ये फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। ओके। और एक सपोज एक पैसेज में 3 रेखांकित अंश है, तो आपको तीनों का, ये तीनों फॉर्मेट फॉलो की जरूरत नहीं है। किसी में सिर्फ यही लिख दो, किसी में तीनों लिख दो, किसी में सिर्फ ये दो लिख के छोड़ दो। ओके, या
तीनों भी लिखने की जरूरत नहीं, दो ही लिख के छोड़ दो, किसी में तो मार्क्स देगा। ओके, ये चीज व्याख्या में आप लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।